कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इनकम इफेक्ट के बारे में, और आज हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में, प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है, अगर वो स्थिर रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, फिक्स रहती है, या हम ऐसा कहें कि जब उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है या स्थिर रहने पर केवल वस्तुओं के मूल्यों में, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस में कोई रिलेटिव चेंज होता है, यानी कि सापेक्षिक परिवर्तन होता है, ऐसा होने पर वस्तुओं की मांग या मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से क्या होता है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसकी वास्तविक जो इनकम होती है वो भी बदल जाती है। वास्तविक इनकम क्या होती है? बदल जाती है। तो प्रतिस्थापना प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखकर, यानी कि फिक्स रखकर, केवल सापेक्ष मूल्यों के परिवर्तन की मांग पर प्रभाव को देखा जाता है। अतः अगर मूल्य परिवर्तन होता है, यानी कि मूल्य परिवर्तन होने पर उन्हीं के अनुसार जो कंज्यूमर है उसकी जो मॉनेटरी इनकम में है ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। इसको हम एक एग्जाम्पल से या उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक्स प्रोडक्ट है, एक्स वस्तु के मूल्यों में कमी होती है, हम ये मान रहे हैं कि एग्जाम्पल है ये कि एक्स की जो प्राइस है उसमें रिडक्शन हो गया, कमी होती है। अगर प्राइस कम होता है किसी प्रोडक्ट का तो जो उपभोक्ता है उसकी क्या है, वास्तविक इनकम, जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी इन द सेंस कैसे बढ़ेगी, उसकी कोई मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ रही है एक तरह से, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो उसके पास जो पैसा बच रहा है उससे वो कुछ और खरीद सकता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम उपभोक्ता की इतनी मौद्रिक आय वापस ले लेते हैं जितने की एक्स वस्तु की मूल्य घटने के कारण उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय है वो इतनी कम कर दी जाती है कि जिससे वह उसी उदासीनता वक्र पर रहे जिस पर वह मूल्य कम होने से पहले था, उसी इंडिफरेंस के ऊपर रहता है जिस पर वह प्राइस कम होने से पहले था। मौद्रिक आय की वह मात्रा जिसके कम करने से उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर बना रहता है उसको आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। अब ये जो आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन है, ये क्या है? आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वह परिवर्तन है, यानी कि उसकी मॉनेटरी इनकम में वह चेंजेस है जो किसी वस्तु के मूल्य में, यानी किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में हुई वृद्धि को कैंसिल कर देता है या निरस्त कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसका संतुष्टि का स्तर, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो वही रहता है जो पहले था। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए दो मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, दो विधियां हैं इसकी। एक तो है हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिक्स, और दूसरा है स्लट्सकी का प्रभाव। ये जो दोनों ही मेथड्स हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है, एक एक करके हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिक्स, हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव।
कि प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा है। हिक्स के अनुसार जो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये कब उत्पन्न होता है, ये तब उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की जो प्राइस है, कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में न तो किसी अच्छी स्थिति में होता है और न ही खराब स्थिति में होता है। वह तो केवल क्या करता है, वह केवल दोनों वस्तुओं की खरीद को पुनः व्यवस्थित कर लेता है। जो दो प्रोडक्ट्स वो खरीद रहा होता है उसको वापस से व्यवस्थित कर लेता है, यानी कि सस्ती वस्तु महंगी वस्तु के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करता है। और इन वस्तुओं की खरीद के पुनः व्यवस्थित करने के बाद भी उपभोक्ता क्या होता है, उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, संतुष्टि का जो स्तर है वो चेंज नहीं होता है। अब हिक्स का जो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसकी दो स्थितियां हो सकती है। देखिए कौन कौन सी दो स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति क्या है, वह प्रतिस्थापन प्रभाव जिसमें वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन से आय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति कौन सी है, देखिए दूसरी स्थिति है वह प्रतिस्थापन प्रभाव जिसमें वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन से आय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको समाप्त करने के लिए आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन करना पड़ता है। इन दोनों सिचुएशंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है वह प्रतिस्थापन प्रभाव जिसमें वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन से आय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अब ये जो पहली स्थिति है, कुछ इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं पर ये बेस्ड है। कौन कौन सी मान्यता हैं, देखिए सबसे पहले है दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। जो दो वस्तुएं हैं उनकी सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद क्या मान्यता है, इस परिवर्तन से एक वस्तु महंगी तथा दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिलेटिव प्राइसेस में चेंज होते हैं। सेकंड कि एक प्रोडक्ट तो महंगा हो जाता है, दूसरा सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी जो एक्चुअल इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो लास्ट अजम्पशन है वो ये है कि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह पुराने उदासीनता वक्र पर ही रहता है। यानी कि उसके इंडिफरेंस कर्व में कोई चेंज नहीं होता, उसका इंडिफरेंस कर्व वो ही रहता है, उसी इंडिफरेंस कर्व पर वो रहता है। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा, फिगर के द्वारा समझेंगे। देखिए इस फिगर के अंदर ओ एक्स एक्सेस पर एक्स वस्तु दिखाया गया है, ओ वाई एक्सेस पर वाई वस्तु को दिखाया है। और इस रेखा चित्र में देखेंगे, आप फिगर में देखेंगे तो कीमत रेखा की जो प्रारंभिक स्थिति, कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन, जो बजट लाइन है उसकी प्रारंभिक स्थिति को कैसे दिखाया गया है, पी एल से। ये पी एल जो है प्राइस लाइन है, बजट लाइन की प्रारंभिक स्थिति को बताता है। और उपभोक्ता इस पी एल लाइन पर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, संतुलन बिंदु कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। अब एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, ये जो एक्स प्रोडक्ट है, एक्स वस्तु है, इसकी कीमत गिरती है तथा वाई वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो जो एक्स वस्तु की कीमत में कमी को क्या कर देता है, जब एक्स वस्तु की कीमत गिरती है और वाई की कीमत बढ़ती है, इसके कारण एक्स वस्तु की कीमत में कमी को पूर्णतः ये नष्ट कर देता है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट होता है कि जो कीमत रेखा है उसकी नई सिचुएशन बनती है और प्राइस लाइन नीचे आ जाती है P1 L1।
और उपभोक्ता उसी इंडिफरेंस कर्व पर है। देखिए इस P1 L1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है F। पहले जब P लाइन बजट लाइन थी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जॉइन करके जब हम IC कर्व बनाते हैं तो पहले इक्विलिब्रियम में E पॉइंट पे था, फिर बाद में F पॉइंट हुआ। तो अब ये क्या बताता है कि उपभोक्ता सेम इंडिफरेंस कर्व पर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है। उपभोक्ता पहले वाले उदासीनता वक्र पर ही नीचे की ओर F पॉइंट पर, F बिंदु पर संतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है। इसका क्या मतलब, अर्थात वह अपनी खरीद को पुनः व्यवस्थित करता है तथा इसमें वह X वस्तु की जो सस्ती हो गई है, X वस्तु जो सस्ती हो गई है से महंगी वस्तु Y का प्रतिस्थापन करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। अब X वस्तु की AB के बराबर अधिक मात्रा खरीदता है तथा Y वस्तु की जो CD मात्रा है के बराबर उसको CD के बराबर कम कर देता है। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। X वस्तु की उसने AB के बराबर ज़्यादा मात्रा खरीदी और Y वस्तु की CD के बराबर कम कर दी। इसी को उदासीनता प्रभाव कहते हैं। उदासीनता वक्र पर, ये जो IC कर्व है, इस कर्व पर E से F बिंदु पर चलन, ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की दूसरी स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, वह प्रतिस्थापन प्रभाव जिसमें वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन से आय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको समाप्त करने के लिए आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करना पड़ता है। अब ये जो इस तरह का प्रतिस्थापन प्रभाव है, ये कब उत्पन्न होता है? ये तब उत्पन्न होता है जब किसी एक वस्तु की कीमत घटती है तथा दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। अब इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। आय प्रभाव को समाप्त करने के लिए आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया जाता है। और इस तरह के प्रतिस्थापन प्रभाव को हम एक फिगर से, ग्राफ से देखेंगे, समझेंगे। सेकेंड स्थिति में हिग्स ने जो बताया है उसके हिसाब से जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो देखिए OX एक्सेस पर X वस्तु के बारे में बताया गया है और OY एक्सेस पर हमने शो किया है Y वस्तु को। अब इस फिगर के अंदर कीमत रेखा जो है, प्राइस लाइन जिसे कहते हैं या बजट लाइन आप जिसे कहते हैं, वो क्या है? PL1, प्रारंभिक प्राइस लाइन, बजट लाइन या कीमत रेखा PL है, जिस पर उपभोक्ता R बिंदु पर इक्विलिब्रियम में है। R पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। अब जब X वस्तु है, जो ये X वस्तु के मूल्यों में कमी होती है तथा Y वस्तु के मूल्य क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत रेखा जो है, प्राइस लाइन क्या थी हमारी? PL थी, इनिशियल प्राइस लाइन, वो चेंज होकर क्या हो जाती है? PL1 हो जाती है। कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी तथा वह ऊंचे उदासीनता वक्र, पहले उदासीनता वक्र जब PL बजट लाइन थी तो क्या था? IC1, अब ऊंचे उदासीनता वक्र IC2, इस IC2 के T पॉइंट पर साम्य में होगा या हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसको ज्ञात करने के लिए वास्तविक आय में वृद्धि को नष्ट करने के लिए मौद्रिक आय में क्या करना होगा? क्षतिपूरक परिवर्तन करना होगा। और इसके लिए जो उसकी मॉनेटरी इनकम है, मौद्रिक आय है, उसमें इतनी कमी करनी होगी जिससे कि उपभोक्ता पहले वाला जो उसका इंडिफरेंस कर्व है IC1, इस उदासीनता वक्र पर ही बना रहे। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इमेजिनरी लाइन बनाई है। क्या है वो इमेजिनरी लाइन? वो इमेजिनरी लाइन है EF। ये जो EF लाइन है, ये क्या है? नई लाइन जो थी हमारी प्राइस लाइन PL1, इसके समानांतर है।
तथा जो ये लाइन है पुरानी उदासीनता वक्र, जो पुराना आईसी कर्व है, देखिए ये आईसी वक्र पुराने आईसी कर्व के एस पॉइंट को टच करती है, स्पर्श करती है। काल्पनिक कीमत रेखा ई एफ नई कीमत रेखा PL1 के पैरेलल ही खींची जाती है, समानांतर ही खींची जाती है। इसका मतलब ये है कि जो EF रेखा है, EF लाइन है, इसका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो PL1 के स्लोप के बराबर होगा। और क्योंकि PL1 कीमत रेखा का ढाल नए कीमत अनुपात को बताता है, इसलिए EF का स्लोप भी, EF का ढाल भी नए कीमत अनुपात को बताता है। अब ये जो इमेजिनरी कीमत रेखा है EF, इसको खींचने से हमें क्या पता चलता है? इसको खींचने से या इसको ड्रॉ करने से यह पता चलता है कि कीमतों के, प्राइस के सापेक्षिक परिवर्तन के बाद, रिलेटिव चेंज के बाद उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उसको PE के बराबर, ये पॉइंट देखिए, PE के बराबर कम करना पड़ेगा, तब ही उपभोक्ता पहले वाले उदासीनता वक्र, ये जो पहला वाला उदासीनता वक्र है IC1 पर रह सकेगा। इसी स्थिति में उपभोक्ता की स्थिति न तो पहले से अच्छी होगी और न ही खराब होगी। इस फिगर में अगर हम देखते हैं रेखा चित्र में, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के बाद उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो क्या होगा? S होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट S होगा। इसलिए R से S तक, ये R से S तक का जो चलन है, यही क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव है। वस्तुओं के रूप में X वस्तु की, ये जो X हमने शो किया है वो X एक्सिस पे, X वस्तु की AB के बराबर अधिक मात्रा खरीदना, अथवा हम कह सकते हैं Y वस्तु की CD के बराबर कम मात्रा खरीदना, क्या बताता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताता है, प्रतिस्थापना प्रभाव को बताता है। ये AB यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा है, इसी तरह CD सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बता रहा है। तो ये था हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ हिग्स के बारे में अभी हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑफ स्लट्सकी। स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को भी हम एक ग्राफ से समझेंगे। OX एक्सिस पे हमने X वस्तु को दिखाया है, OY एक्सिस पर Y वस्तु को दिखाया गया है। इसमें देखिए, इस फिगर में उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है, मॉनेटरी इनकम दी है, और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी गई है। अब दी हुई मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमतों पर जो प्राइस लाइन है, बजट लाइन है, वो क्या है? वो है PL। और उपभोक्ता की जो साम्यिक स्थिति है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है IC1 कर्व पर, कहाँ पर है? ये IC1 कर्व है, ये IC1 R पॉइंट पर है, R बिंदु पर है। ये प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल स्टेज है। इस स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की, Y की OC मात्रा दे रहा है, देखिए, तथा X की कितनी परचेज कर रहा है? X की OA मात्रा परचेज कर रहा है, क्रय करता है। अब मानते हैं कि X वस्तु की कीमत घट जाती है, ये जो X है, इस वस्तु की कीमत घट जाती है, या हम कहें सस्ता हो जाता है, तथा जो Y वस्तु है इसकी कीमत बढ़ जाती है। नहीं, Y की वस्तु की कीमत बढ़ती नहीं है, क्या होती है? स्थिर रहती है। X वस्तु की कीमत तो घटती है और Y वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी क्या रहेगी? स्थिर रहती है। अब नई स्थिति का जो परिणाम है वो क्या होगा? वो यह होगा कि कीमत रेखा जो PL, ये थी PL, ये बदल कर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी
L1। एक्स वस्तु की कीमत घटने के कारण या कम होने के कारण उपभोक्ता की एक्चुअल जो इनकम है, वास्तविक इनकम है, वो बढ़ जाएगी और वह ऊंचे उदासीनता वक्र कहाँ चला जाएगा, क्योंकि बजट लाइन क्या हो गई है, PL1 हो गई है, तो इस उदासीनता वक्र पर चला जाएगा, IC3 पर। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, कहाँ पर वो साम्य के पे होगा, इस बिंदु पर, T पॉइंट पर वह साम्य में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर हमें प्रतिस्थापना प्रभाव ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें उसकी जो मॉनिटरी इनकम है, मौद्रिक आय है, उसमें क्षतिपूरक परिवर्तन करना होगा। स्लट्सकी क्या कहता है, स्लट्सकी के अनुसार अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ज्ञात करना है या पता करना है तो उसको पता करने के लिए उपभोक्ता की जो मॉनिटरी इनकम है, मौद्रिक आय को उस मात्रा से कम करना चाहिए जिससे उपभोक्ता वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके, जो शुरुआत में इनिशियल जो कॉम्बिनेशन थे उसके प्रोडक्ट के, वो खरीद सके। इस क्षतिपूरक परिवर्तन के लिए इसके अंदर हमने डायग्राम में क्या किया है, काल्पनिक रेखा या काल्पनिक प्राइस लाइन, ये EF, इसको खींचा है, इसको ड्रॉ किया है। जो प्रारंभिक संतुलन कहाँ से, जो प्रारंभिक संतुलन क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, पहला R था, इससे गुजरती है। ये जो हमने बनाई है इमेजिनरी लाइन EF, ये जो प्रारंभिक इक्विलिब्रियम पॉइंट R है, यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से जा रही है, देखिए ऐसे। तथा जो नई कीमत रेखा P1 है, PL1 है, इसके समानांतर है। ये जो नई कीमत रेखा है PL1, ये वस्तुओं के नए संयोगों को बताता है, नए कॉम्बिनेशंस को बताता है। और जो काल्पनिक रेखा है EF, ये भी PL1 के समानांतर होने के कारण नए कीमत अनुपात को बताती है। ये जो EF लाइन है, EF, ये R पॉइंट से गुजर रही है, देखिए R पॉइंट से होके जा रही है। इसलिए उपभोक्ता पुराना संयोग, जो पुराना कॉम्बिनेशन है X और Y प्रोडक्ट का, वो खरीद सकता है। इसलिए उपभोक्ता की आय में PE के बराबर कमी करनी होगी, उसकी इनकम में PE के बराबर कमी करनी होगी। इस नई स्थिति में उपभोक्ता कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, S पॉइंट पर संतुलन में होगा, जहाँ वह Y वस्तु की OD मात्रा और X की कितनी ले सकता है, देखिए X वस्तु की OB मात्रा। इस S इक्विलिब्रियम पॉइंट पर X की OB क्वांटिटी और Y की OD क्वांटिटी वो परचेज करता है। S जो पॉइंट है ये पुराने IC कर्व पर नहीं है, पुराना वाला IC कर्व तो देखिए IC1 है। S बिंदु पुराने उदासीनता वक्र IC1 पर ना होकर कहाँ पर है, नए उदासीनता वक्र IC2 पर है। इसलिए वह नए साम्य बिंदु पर, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा इस पॉइंट पर। अब हिक्स क्या कहता था, हिक्स के तो अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता एक ही उदासीनता रेखा के एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। क्या कहता है, इसको वापस सुनिए। हिक्स तो कहता है, हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन जो प्रभाव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, कंज्यूमर एक ही इंडिफरेंस कर्व के एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है। लेकिन स्लट्सकी के अनुसार क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। तो ये था स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इस तरह हमने समझा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, और हिक्स और स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को हमने इसमें स्टडी किया।